अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, क्लास से बाहर मत जाइएगा नहीं तो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये डिटर्मिनेंट ए है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिखाऊंगा बस अब, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इसलिए मैं इसकी डेरिवेशन सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट दिखाऊंगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A32 और A33/3 की मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू होती है ना, इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स, वो होती है आपकी A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू R1 है, ठीक है, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ये R1 के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू R1। सेम टू सेम दूसरा फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ए का, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, ये विद रिस्पेक्ट टू R2 है, ठीक है। ऐसी डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33, ये विद रिस्पेक्ट टू R3 है। फोर्थ है विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1, A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31, ठीक है, इसके C1 के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1। फिर एक और फॉर्मूला है A12 A22 A32, और एक और है A13 A23 A33, तो C12 C22 C32 C13 C23 C33, ये सब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होती है, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लेक्चरर में आया था, एलटी में भी आ सकता है। वो बोल देगा क्वेश्चन में कि A11 की वैल्यू 2 है, C11 की वैल्यू 3 है, A12 की वैल्यू -5 है, C12 की वैल्यू 2 है, A13 की वैल्यू 6 है, C13 की वैल्यू -7 है। बताइए डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, आप निकाल लेना, ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 42, 6 माइनस 52 यानी कि -46 आ जाएगा। बस ऐसे निकालना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। शॉर्टकट क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम सेम डिटर्मिनेंट है। अगर मान लीजिए ये आपको ए मैट्रिक्स दे रखी A12 A13 A21 A22 और A23, और A31 A32 A33, अगर ये आपको दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है, यानी सिंगुलर कब होता है, ध्यान से देखना। इसके अलावा जितने भी 12 केस और बनेंगे, ठीक है, टोटल मिला के 12 केस बनते हैं इसके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं अगर मैं R1 के रिस्पेक्ट में बोलूं इसमें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं R1 के रिस्पेक्ट में ये लिख रहा हूं। सबसे पहले लिखूंगा A11 प्लस A12 प्लस A13 इज इक्वल्स टू 0। 0 कब होती है R1 के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जब नीचे वालों के कोफैक्टर्स हम लेते हैं, यानी कि A21 का कोफैक्टर यानी C21, A22 का कोफैक्टर यानी C22, A23 का कोफैक्टर यानी कि C23, इसके केस में, ठीक है। ये ए वाले एलिमेंट R1 से लेने, सी वाले एलिमेंट R2 से लेने, और सी वाले एलिमेंट R3 से लेने, यानी A11 A12 और A13, ठीक है।
अभी हमने कोफैक्टर्स को कहां से लिया, R2 से लिया, 2 1 2 2 2 3 से लिया। अब हम कोफैक्टर को लेंगे थर्ड रो से, यानी कि C31 C32 और C33 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। ऐसे करते करते 12 फॉर्मूले बनेंगे। A11 A12 A13 के साथ 2 फॉर्मूले बने इसी तरीके से। और क्या होगा, अगर मैं A21 A22 और A23 इसके साथ बनाऊं फॉर्मूला, A21 A22 A23 इसके साथ बनाऊंगा, तो C11 C12 और C13 ये हो जाएगा। और दूसरा होगा, कितना होगा, A21 के साथ एक और फॉर्मूला बनेगा, A22 के साथ एक और फॉर्मूला बनेगा, A23 के साथ एक और फॉर्मूला बनेगा, यानी 31 32 33 31 32 और 33 ये भी 0 होगा। इस तरीके से 12 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में लिख दिया, ठीक है, सेकंड रो के रिस्पेक्ट में, एक कॉलम के रिस्पेक्ट में भी लिखते हैं, जैसे A11 A21 और A31। तो इसके रिस्पेक्ट में आएगा C12 C22 और C32। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सेम टू सेम एक और फॉर्मूला, B के बाद ये C है, A31। तो C12 C22 C32 हो गया, C13 C23 C33। इस तरीके से टोटल ये 6 फॉर्मूले बन गए। ऐसे करते करते 12 बनेंगे। इन सबकी वैल्यू 0 होती है, चाहे यहां कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका दूसरी प्रॉपर्टी, इसको भी ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, एक मिनट, थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर ए डिटर्मिनेंट हमें ये दे रखा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 और C3। ठीक है, तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पता है क्या होगा, ये होगा आपका A1 A2 A3 B1 B2 और B3 C1 C2 और C3। अब एक काम करो, इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो और इसको कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, तो होगा ये कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज के, ठीक है, बराबर होती है। ठीक है, अगर A का, अगर मैं A मैट्रिक्स लूं और A ट्रांसपोज मैट्रिक्स लूं, दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मुझे कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, देन इट विल बी इंटरचेंज बाय माइनस साइन। ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, if any two rows or columns of the determinant of the determinant of the determinant interchanged then value of determinant changed by minus sign, minus sign, minus sign।
ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, होता ये है कि डिटर्मिनेंट ए मान लो ये है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको कुछ ऐसा दे रखी है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, और A31, A32, A32 और A33 ये है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना तो माइनस बाहर कॉमन ले लो, इन दोनों को चेंज कर दो, तो कितना आएगा, A21, A22, A23, फिर याद आएगा A11, A12, A13, और तीसरा वाला ऐसे ही रहेगा, A31, A32 और A33। और फर्दर मुझे मान लो दोबारा चेंज करना तो माइनस का प्लस कर देंगे हम, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो A21, A22 और A23, A31, A32, A33, A11, A12 और A13, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब कि अगर मुझे कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, ऐसा नहीं है कि रो की बात कर रहा हूं, कॉलम इंटरचेंज करनी है तो इट विल बी इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, मान लो डिटरमिनेंट ए ये है, ठीक है, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लेते हैं इधर मैं डिटरमिनेंट, यहाँ पे ए डिटरमिनेंट को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक्स की नहीं, तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। तो K जो होगा ना किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं KA1, KA2 और KA3। मान लो मैंने फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब ऐसे ही जाएगा, C1, C2 और C3, ऐसा हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा, ये आ गया, इतना हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि स्केलर टर्म को कैसे डिटर्मिनेंट किया, मैट्रिक्स में क्या होता था, स्केलर टर्म ना हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती थी, लेकिन यहाँ पे किसी एक रो में या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ होगी, किसी एक में होगी, लेकिन सारी रो में या सारी कॉलम में नहीं होगी, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा, एक नोट लिख लो यहाँ पे ना, एक छोटा सा नोट लिख लो। छोटा सा नोट क्या है, बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए, अगर मैं यहां पे ये डिटर्मिनेंट ना निकाल के ये निकाल रहा हूं, ये वाला डिटर्मिनेंट, और इस ये मैट्रिक्स है कौन, ये ए मैट्रिक्स जो है ये n बाय n ऑर्डर की है। ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है, और n ऑर्डर में मैंने क्या किया, k से, आप क्या होता है ना, शुरुआत में मान लो हमने एक मैट्रिक्स ली जो n बाय n ऑर्डर थी, वहां पे k मल्टीप्लाई किया, तो k जो है सारी की सारी जितनी भी रोज है उन सबके साथ मल्टीप्लाई करेगी। होता क्या है, k हमारा हर एक एलिमेंट के साथ, ये मैट्रिक्स है, और फिर जाके हम उसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब कुछ और होता है ना। जैसे ए मैट्रिक्स हमें दे दी यहाँ पे 3 बाय 3 की, और यहाँ पे अगर मैं मान लो के ए निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे के जो होगा ना सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे करके, मान लो यहाँ पे n क्रॉस n, तो क्या होगा, के जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको ही पता है सबके साथ होता है, ठीक है। तो जब मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ठीक है, जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा इसका, तो जो के होगा ना, के उसमें हर रो से बाहर निकलेगा, वो हर रो से, तो फर्स्ट रो से बाहर निकलेगा तो एक के, दूसरी रो से बाहर निकला तो एक और के, तीसरी रो से बाहर निकले, इसी तरीके से एन रो से बाहर निकलेगा। तो एन रो से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, के की पावर एन हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट इस तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल के, डिटर्मिनेंट ए है ये, और ये है के ए का होल डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ए का ऑर्डर n क्रॉस n है, ठीक है, तो k जो होगा वो हर एक रो से जब कॉमन निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हर एक यहां से, जैसे यहां से हमने क्या किया, k कॉमन लिया,
ठीक है, तो एक के कॉमन है, मान लो यहाँ पे भी के है तो एक और के कॉमन है तो के स्क्वायर है, एक और के है तो के क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता कि इसकी वैल्यू क्या होगी इसके संदर्भ में, तो बोलूंगा के क्यूब डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अगर मान लो पहले हमने ऐसे किया होता, मैट्रिक्स में के को मल्टीप्लाई किया होता फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते, और इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं उसके बाद के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में ना, इस फॉर्मूले से रिलेटेड ना क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, तो इसका ध्यान रखना। डायरेक्ट भी आ सकता है ये पेपर में, कि पूछेगा भाई अगर ए, इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन के ए डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल्स टू, ऑप्शन दे देगा वो कुछ, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी, अब सिक्स्थ करना है। सिक्स्थ सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, मान लो कि ए जो है आपका वो ये मैट्रिक्स है, ए वन प्लस अल्फा वन, ठीक है, ए टू प्लस अल्फा टू और ए थ्री प्लस अल्फा थ्री। यहाँ पे मान लो ये बी वन बी टू बी थ्री है, और यहाँ पे मान लो सी वन सी टू और सी थ्री है। ठीक है, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको। ठीक है, तो इसको पता है कैसे लिखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट में, ये डिटर्मिनेंट में लिख दो। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, मैट्रिक्स में क्या लिखना है। तो डिटर्मिनेंट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू और सी थ्री। ये होगा प्लस, यहां लिखूंगा मैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू और सी थ्री। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब कि तोड़ के हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर ऐसा है सम में है तो हम इस तरीके से भी अपोजिट में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेवंथ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें ना, इसमें मैं क्या करूंगा ना, इसका और इसका कंबाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ, आप मतलब सम ऑफ आ एलिमेंट हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का कंबाइन जो होगा ना, मान लो जैसे ए मैट्रिक्स ही है आपकी, ऐसे लिख दिया मैंने, ए मैट्रिक्स सॉरी ए डिटर्मिनेंट को ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू और सी थ्री, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको हम ना बाय ऑपरेशन ये भी लिख सकते हैं। बाय ऑपरेशन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं ए वन प्लस के ए टू, ठीक है, बी वन प्लस के बी टू सी वन प्लस के सी टू। मान लो मैंने फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन लगाया, मैंने क्या किया, इसका के टाइम्स किया और एडिशन कर दिया सी वन और सी टू कॉलम का के टाइम्स करने के बाद। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, बाकी तो सेम हो जाएगा, ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री और सी थ्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट के अंदर होता है, किसी एक कॉलम में होगा ये ध्यान रखना, या किसी एक रो में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसी एक में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एट्थ एट्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, एट्थ प्रॉपर्टी आपकी जीरो वाली प्रॉपर्टी है, कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो कब होती है, प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। एट तो नाइन प्रॉपर्टी दोनों जीरो पे बेस्ड है। अगर मान लो डिटर्मिनेंट ए की कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, यहां पे इसको स्टेटमेंट में लिख देना, इफ एनी वन रो सॉरी इफ each element ना all elements
elements of any one row or one column if all the elements of any one row or column are zero, then value of determinant is zero. Value of determinant is zero. Value of determinant is zero. डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी अगर किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो है तो। ठीक है। नाइन्थ, अगर मान लो डिटर्मिनेंट ए आपका ऐसा है, यहाँ पे A1 A2 A3 है, यहाँ भी आपका A1 A2 और A3 है, और यहाँ B1 B2 और B3 है, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है। इफ, ठीक है, every element of any two rows ब्रैकेट में और टू कॉलम्स, ठीक है, और टू कॉलम्स are identical, then value of determinant is zero। ठीक है। अगर कोई भी, ये देखो, ये दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल है, ये दोनों एलिमेंट आइडेंटिकल है, तो R1 और R2 के कोई भी दो रो, ऐसा नहीं कि लगातार होनी चाहिए, तो जीरो होता है। ठीक है। 9th प्रॉपर्टी होगी। 10th, अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी, 10th प्रॉपर्टी, if A is diagonal matrix, मान लो A एक डायगोनल मैट्रिक्स है, then डिटर्मिनेंट A, अगर A एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट A की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ all diagonal elements, all main diagonal elements, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा बताओ? डिटर्मिनेंट A, इसको लिखेंगे A11 इंटू A22 इंटू A33 इंटू A44 इंटू डॉट 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 ANN इंटू ANN। ठीक है। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जो होती है वो डायगोनल, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होती है 11। इफ, ठीक है, 11 इफ A and B are, two square matrices of same order n, then if A and B are two square matrices of same order, then क्या होगा बताओ?
देन ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर होता है इंडिविजुअल दोनों के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के, ठीक है, इंडिविजुअल दोनों के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के, इसके बराबर होता है, ठीक है। ऐसे याद रखना कि ए बी का डिटर्मिनेंट जो होता है इनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। 12th प्रॉपर्टी, ठीक है। 12th प्रॉपर्टी नॉर्मली तो बहुत इजी है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, ये होता है, ठीक है, ये होता है 12th प्रॉपर्टी। ये मैं वैसे याद रखता हूं, वेयर लिख दो यहां, वेयर C इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ ऑल कोफैक्टर एलिमेंट्स, मैट्रिसेस ऑफ ऑल कोफैक्टर एलिमेंट्स, जितने भी कोफैक्टर एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी कोफैक्टर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी मैट्रिसेस जो होती है उसको इससे डिनोट किया जा रहा है सी से, ठीक है। और ए क्या है, ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए आपका जो है गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दो, ठीक है, ए इज गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन लिख देना, क्योंकि इसका ऑर्डर एन है ना, इसलिए ऑफ ऑर्डर एन। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर एन है, ठीक है। बस ये सारी प्रॉपर्टी खत्म होती है। अच्छा, एक ऑर्डर अगर 3 होगा, मान लो एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन दे रहा था, क्वेश्चन वो दे रहा है कि ए जो है 3x3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सी की वैल्यू बताइए, डिटर्मिनेंट सी की, तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ए 3 - 1, यानी आ जाएगा ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कई बार ना, एलटी में आता है अक्सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी थी, 1 मिनट, हाँ करीब ही है, शुक्र है। देखो एक रिमार्क ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो खैर ये भी है, ठीक है। रिमार्क, ठीक है, इफ ए इज ठीक है, देखो अगर कोई भी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना ऑड ऑर्डर की, ठीक है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर जो होना चाहिए ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ऑर्डर जो होगा ना ऐसे ब्रैकेट में लिख दो समझने के लिए, कि ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए मैट्रिक्स का, 1/1, 3/3, 5/5, इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑड है, ठीक है, if A is skew symmetric square matrix of odd order, then value of determinant A is equals to 0। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A इज 0, ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो, देन डिटर्मिनेंट A is equals to 0, that is A is singular matrix, सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, एक तो ये है, दूसरा इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में
अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन आ सकता है इफ ए इज द सिंगुलर मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन ए सिमेट्रिक, ऑप्शन बी स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन सी हर्मिटियन और ऑप्शन डी स्क्यू हर्मिटियन। तो हम लिखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स जो होती है वो आपका होता है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है उल्टा आ सकता है क्वेश्चन कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकता है ए एक स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग, वो भी ऑड ऑर्डर की। ठीक है, ऑड ऑर्डर ध्यान रखना है, इसको बहुत ध्यान रखना है, इसके बिना फिर आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ऑड ऑर्डर की होती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपका सिंगुलर आ जाएगा, नॉन सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है, बोथ आ जाएगा या नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब देखो अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, यहां पे देखो इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है। ठीक है, देखो एक मिनट है, जैसे ये है, मैं 2 क्वेश्चन आपको कराता हूं इसके। ठीक है, ओके, अब देखो ये है आपका, ये पूछ रहा है इवेल्युएट कर दो, इवेल्युएट। ठीक है, देखना है 0 0 0, यहां है माइनस ए, यहां है ए, फिर आपका दे रखा बी और माइनस बी, बी और माइनस बी। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, और फिर तीसरा देने का यहाँ पे सी है और माइनस सी है। तो चेक करो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 000 होते हैं, और मैंने आपको बताया था सेम सेम नंबर विद अपोजिट साइन। ठीक है, यहाँ ए है तो यहाँ माइनस है, सेम नंबर विद अपोजिट साइन, सेम नंबर विद अपोजिट साइन, सेम नंबर विद अपोजिट साइन, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, चाहे तो आप ए ट्रांसपोज निकाल सकते हो। ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ए होगा। ठीक है, अगर आप करोगे तो वो भी आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से, दूसरा क्वेश्चन है इसी तरीके से 0 बी माइनस ए सी माइनस ए 0 0, और यहाँ पे आपका सी माइनस बी, सी माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस सी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना एक लाइन और करके बताता हूं इसके बाद। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा लग रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब डायगोनल, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं 0 0 0, और उसके बाद अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 0 0, अगर मैं 0 भी लिख दूं तो यहाँ पे मैं इस बी माइनस ए को माइनस ए माइनस बी लिख सकता हूं। तो ये है आपका सेम नंबर विद अपोजिट साइन। यहाँ पे आपका सी माइनस ए है तो यहाँ पे मैं सी माइनस टाइम्स ऑफ सी माइनस ए लिख सकता हूँ इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे आपका बी माइनस सी है, इसको आप माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस सी लिख सकते हो। ठीक है, तो सेम नंबर विद अपोजिट साइन, सेम नंबर विद अपोजिट साइन, सेम नंबर विद अपोजिट साइन, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बिना उसके आपको फटाफट से इसको कर देना सॉल्व। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ डेल्टा, या लेट लेट ले लो, लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू, ऐसा दे रखा आपको कैपिटल ए एक्स, कैपिटल बी वाई, कैपिटल सी जेड। ठीक है, फिर दे रखा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1 1 1 1 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू, ये भी आपको दे रखा डिटर्मिनेंट के अंदर ए बी सी
एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, वाई जेड, फिर आपका है जेड एक्स एक्स वाई, जेड एक्स एक्स वाई, जेड एक्स और एक्स वाई। ठीक है, ठीक है। देन ऑप्शन ए डेल्टा वन प्लस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा, ऑप्शन सी डेल्टा वन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे दो इंग्लिश के अल्फाबेट्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पे दो इंग्लिश के अल्फाबेट्स का प्रोडक्ट हो रहा है। जब भी इस तरीके की टर्म किसी भी डिटर्मिनेंट का है, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, नीचे ए बी, बी सी और सी है। ठीक है, उस केस में भी आपको यही प्रोसीजर अपनाना है जो मैं अपना रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से कोई भी दिखे, ये मोस्ट टिपिकल सिचुएशन है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके दो अल्फाबेट्स के प्रोडक्ट आ गए, ये डिटर्मिनेंट भी कभी सॉल्व नहीं हो पाते। सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, ये नहीं हटेगा तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हमें यहां से ही सॉल्व करना है। याद रखना, यहाँ पे जो भी टर्म होगी ना, ये एलिमिनेट नहीं हो सकती जब तक हम इसको कुछ ऐसा नहीं कर देते ये एलिमिनेट ना हो जाए। ठीक है, तो डेल्टा वन को लेते हैं। डेल्टा वन को क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ना मैं आपको इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा। सबसे पहले इसको एलिमिनेट करने के लिए हम करते हैं एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां अगर आप देख रहे होंगे यहाँ वाई जेड है, यहाँ एक्स की कमी चल रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बट मल्टीप्लाई करने के लिए बाहर तो कुछ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लिखेंगे, डेल्टा वन। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, डेल्टा वन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, ऐसा लिखेंगे। और ये आ जाएगा आपका ए बी सी, मतलब आप बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हो। एक मिनट है, मैं बहुत आराम से अभी इसको समझाऊंगा। मैंने क्या किया, डेल्टा वन की वैल्यू लिखी और एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर का एक्स वाई जेड है वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ y की कमी है तो y से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे z की कमी तो z से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर वाले एक्स वाई जेड को। तो देखो डेल्टा वन क्या आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी बताई थी के वाली, किसी भी एक से मल्टीप्लाई होगा तो x को मल्टीप्लाई करो a से, तो ये आ जाएगा ए एक्स एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ y से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा बी वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ y की कमी थी, यहाँ आ जाएगा z से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी नीचे वाला ये भूल गया था मैं, डेल्टा वन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स वाई जेड, डिनोमिनेटर वाला एक्स वाई जेड कहीं नहीं गया, वो यहीं पर है। ठीक है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हुए। तो अब यहां से देखो, ये जो है इसको कॉमन निकाल लो आप। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल वन बना दो। देखो प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे ट्रिपल वन बनाना जरूरी होता है। तब ट्रिपल वन बनाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो एक्स वाई जेड को अगर मैं इसको कॉमन निकाल लू, थर्ड रो से ये कॉमन आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा ये क्या हो जाएगा, जैसे ही बाहर आएगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और यहाँ बन जाएगा वन वन वन। ठीक है, कॉमन निकालो, न्यूमिनेटर में आएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वन 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 बच जाएगा। तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा आपका डेल्टा वन इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स बी वाई सी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा वन वन वन, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आया, इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली हमें ये पता है अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम होगी। तो डेल्टा वन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, ए एक्स बी वाई सी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन वन वन, जो कि बराबर आ गया डेल्टा के। तो डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा है। ठीक है, ये मैंने बहुत लंबा किया है मैं जानता हूं, बट अगर मुझे जल्दी करना है तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है, उसके अप्रोच बताता हूं मैं। इसका मेथड टू, इसका दूसरा मेथड मैं क्या अपनाऊंगा जो जल्दी सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व हो जाए क्वेश्चन।
डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट में कई सारे क्वेश्चंस का आंसर जीरो है, ठीक है, नॉर्मली जीरो आता है, ठीक है। तो यहां पे देखो इस वाले क्वेश्चन में ना इस स्टेप को लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर माइंड में सोचूं कि हाँ भाई डेल्टा वन, मान लो मेथड टू ये है, मेथड टू को अब लिखने जा रहा हूं। कुछ आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, मैं यहीं पर ना ऐसे लिख दूंगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, ऐसा कर दूंगा, ठीक है। और न्यूमरेटर वाले एक्स वाई जेड को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे ऐसे लिख दूंगा पेन से वहां, या पेंसिल से लिख दूंगा जेड जेड स्क्वायर, ये टाइम पास था पेपर में ऐसे। अब मैंने ऐसा लिख दिया, इस वाले एक्स वाई जेड से इस वाले एक्स वाई जेड को कैंसिल कर दो, यहां आ गया वन वन वन, ठीक है। अब जैसे ये आया यहाँ पे, इसको क्या कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, तो यहाँ पे अलग से डेल्टा वन इज इक्वल टू, ये है फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, ए एक्स बी वाई सी जेड, सेकंड रो है सेकंड कॉलम बना दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दो, वन वन वन। अब देखो जरा ये इसके बराबर आ गया, एक ही लाइन में हो गया, देखो दो स्टेप तो मैंने यही कर दिए, खत्म, ठीक है, हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन। इफ x is not equal to y is not equal to z and determinant of this x y z x square y square z square 1 plus x cube 1 plus y cube 1 plus z cube is equals to 0, ठीक है। ये दे रखा वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज को शॉर्ट में मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, तो आप समझ जाना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस में, तो प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो मैं सोल्यूशन में डायरेक्ट पहली लाइन लिख रहा हूं मैं ऐसे, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां जाएगा 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, ये दे रखा आपको, ठीक है। अब ये आपको यहां से मैंने ये लिख दिया। अब यहां से ना आप देखो फर्स्ट वाली रो से x कॉमन आ रहा है, इस वाली रो से y कॉमन आ रहा है, और इस वाली रो से z कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आप 1 लिख दो, 1 इंटू कोई भी डिटरमिनेंट वही होता है, तो यहाँ पे जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, जो आपको याद होगा कि मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि अगर मैं कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करूंगा तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू को माइनस साइन के साथ चेंज कर देती है। तो उससे बढ़िया है कि हम साइक्लिसिटी को करें। बढ़िया होने का मतलब यह है कि साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, अगर मान लो मुझे वन 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 की जरूरत जो है वो पहली कॉलम में है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, वन 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 को पहले इस कॉलम में लेके आऊं, इसको पीछे करूं, इन दोनों को इंटरचेंज करूं, माइनस साइन लूं, फिर वन 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 को मैं यहां लेके आऊं, ठीक है, तब वन वन दो बार चेंज करूं तो मेरे दो स्टेप्स खर्च होंगे इसमें। अब दो स्टेप खर्च होंगे तो टाइम वेस्ट होगा उसमें। इससे बढ़िया ये है कि अगर मुझे वन 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 को पहले स्टेप में लाना है तो मैं वन 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 को पहले स्टेप में लिख देता हूं सीधा, ठीक है। ये कौन सी कॉलम में, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम के बाद आती है फर्स्ट कॉलम, फिर आती है सेकंड कॉलम। तो ये इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है। जैसे 1 2 3
1 2 3 1 2 3, इस तरीके से जैसा हम परेड में नहीं करते 1 2 3 1 2, या फिर 1 2 1 बोलते हैं जैसे हम, तो 1 2 3 1 1 2 3, ठीक है 1 2 3 1 2 3, तो 3 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, तो C3 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, यानी XYZ आएगा। फिर C1 के बाद कौन आएगा, C2 आएगा, X² Y² Z² आएगा। ऐसे लिख देना है सीधा डायरेक्ट। प्लस यहां से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, यहां से हम z कॉमन लेंगे, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमें मिल सकती है बड़ी आसानी से। यहां से हमने x कॉमन लिया तो 1x और x² बचेगा, यहां से हमने y कॉमन लिया तो 1y और y² बचेगा, और यहां से हमने z कॉमन लिया तो 1z और z² बचेगा। ठीक है, इज टू 0। अब हुआ क्या, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम है, तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल लो, और ब्रैकेट में बचेगा 1 + XYZ 1 1 1 XYZ x² y² z²। ठीक है, इज टू 0। अब देखो यहां से ना, वैसे तो बहुत लंबा सॉल्व होता है, ठीक है, बहुत लंबा सॉल्व होता है। अगर मैं बोलूं कि ये डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा 1 + XYZ 1 + XYZ, ये तो ऐसा रहेगा। लेकिन ये डिटर्मिनेंट जो सॉल्व होके आता है वो आता है आपका x - y y - z और z - x इज टू 0। अब ये कैसे आता है, ठीक है, आप अगर डायरेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, XYZ था ये, डायरेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो इस यहां से भी क्या होता है, इधर 1 0 0 बनाना होता है आपको, ट्रिपल वन बनाने के बाद 1 0 0, तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये माइनस ये नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, तो यहाँ से y - x आता है, फिर यहाँ पे y² - x², a² - b² में से a - b कॉमन निकलता है। इसी तरीके से z - x z² - x², z - x कॉमन निकलता है, उस तरीके से होता है ये। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं। अगर मैं करना है तो मैं कर देता हूं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रहेगी तो आपके लिए आसान होगा। अब उसने बोला है कि क्वेश्चन में कि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, तो यानी कि x - y 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो x - y तो 0 के बराबर नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता 0 के बराबर। इसी तरीके से अगर y इज नॉट इक्वल टू z है, तो y - z भी 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये भी 0 के बराबर नहीं है। इसी तरीके से z और x इक्वल नहीं है, तो z - x भी 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो कौन 0 होगा, ये 0 होगा, है ना, जैसा हम करते नहीं 0 × 1 × 2 × 3, तो ये तो आपका 0 है नहीं, आगे के मल्टीप्लाई वाले, यही 0 होगा, तभी तो राइट हैंड साइड 0 आएगी। कोई भी चीज मल्टीप्लाई में 0 तभी आती है जब उसमें कम से कम एक ब्रैकेट जो है 0 होगा, तभी होगा। तो यानी कि इसका 0 होना जरूरी है, तभी जाके ये 0 होगा, और यहां से आ जाएगी XYZ टू -1। ठीक है, बस यहां से इतना सॉल्व करना है। बट ये कैसे हुआ, अगर मैं इसका बताऊं कि ये बन के कैसे आता है, ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं अलग से आपको बता देता हूं इसको, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन वैसे बहुत लंबा जाएगा, पता चला फिर। देखो मैं आपको अलग से सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आता है, 1 1 1 XYZ और x² y² और z², अगर ये है, ओके, देन बताइए, फर्स्ट वाली रो को ऐसे रखना है एज इट इज, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। इस 1 को 0 बनाने के लिए दिस माइनस दिस, 1 - 1 0, y - x y - x y² - x², और इसको भी जब आप फर्दर लिखोगे तो ये हो जाएगा y - x y + x, a² - b² का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है। सिमिलरली 1 - 1, सबसे नीचे वाला 1 और सबसे ऊपर वाला 1 0 हो गया, z - x, और ये हो जाएगा z² - x², जिसको लिखेंगे z - x और z + x, ठीक है। बाकी आगे तो खैर वही कर ही लोगे। और उसके बाद यहां से देख रहे हो, यहां से z - x कॉमन आ रहा है, यहां से y - x कॉमन आ रहा है, सेकंड वाली रो से और थर्ड वाली रो से। तो जैसे ही आप ये लोगे तो y - x कॉमन, z - x कॉमन, यहाँ बचेगा 1 x x², यहाँ 0 1 y + x, और यहाँ पे बचेगा 0 1 z + x, ठीक है, ऐसा बचेगा, ऐसा बच जाएगा। अब
सिंपली यहां से कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, प्लस माइनस प्लस। अब देखो जीरो, जीरो तो बाहर है, इनको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो 1, यहाँ पे +1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा z प्लस एक्स, अपना वाला माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -y माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और साथ में ये भी चलता जा रहा है। ठीक है, इसको भी लिख दो, y इंटू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। तो x से x कट गया, तो क्या आया यहाँ पे देखो जरा, यहां से माइनस कॉमन लो, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई। ठीक है, इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स में माइनस कॉमन लिया तो x माइनस वाई, और उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये है z माइनस वाई, इससे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस जेड हो जाता है, और ये आगे आएगा z माइनस एक्स, जो कि मैंने यहाँ लिखा था। जैसे कि मैंने कहा था ना, इसको डायरेक्ट आप याद कर सकते हो ऐसे। ठीक है, बाद में तो हमें पता ही है कि ये जीरो हो नहीं सकते, क्वेश्चन में गिवन है हमें ऑलरेडी। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z। ओके, ओके। प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो इससे आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो किससे आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं यहां से करा रहा हूं, जो आपको वैसे जनरली याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये वाला डिटर्मिनेंट ना बहुत पॉपुलर है, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बी सी ए बी सी ए सी ए बी। ये डिटर्मिनेंट बहुत पॉपुलर है। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर डिटर्मिनेंट है, इससे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको बता दो। ठीक है, अब मैं एक साथ में कई क्वेश्चन इसमें लिख रहा हूँ। ए, ठीक है, प्रूव। ठीक है, प्रूफ क्या करना है इसमें, इट इज देन, देन, ये ऑप्शंस नहीं है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, देन लिखिए, देन डेल्टा इज फैक्टर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। डेल्टा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का फैक्टर है। इस डेल्टा की मदद से हमें बताना पड़ेगा कि बताओ जरा, इसका फैक्टर, इस डिटर्मिनेंट का फैक्टर ये है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेकंड, इफ, अगर इसमें मान लो ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, पॉजिटिव और अनइक्वल है, देन वैल्यू ऑफ अबव डिटर्मिनेंट, ऊपर के जो डिटर्मिनेंट दे रखा इज, ठीक है, अबव डिटर्मिनेंट इज, ऑप्शंस दे देता हूं इसमें, चलो, नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी सेम, डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसमें थर्ड, if a comma b comma c are roots of equation, इसी डिटर्मिनेंट बेस्ड ये तीनों ए बी सी क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन,
एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बताओ। वैल्यू ऑफ अबव डिटर्मिनेंट, ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। डिटर्मिनेंट इस पे बेस्ड, देखो इस डिटर्मिनेंट में बेस्ड कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ, डिटर्मिनेंट इज, ठीक है, इज ऑप्शन भी दे देता हूं, चलो 1, बी है -1, सी है 0 और डी है नन ऑफ दीज। इस पे भी ऑप्शन दे देता हूँ, और आगे भी और भी क्वेश्चन इस पे बनते हैं तो बताता हूँ मैं आपको। हाँ, if if a plus b plus c not equal to 0, if a plus b plus c not equal to 0 and डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो डेल्टा है ये 0 है और ए बी सी 0 के बराबर नहीं है, देन ऑप्शन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऑप्शन बी a is equals to b not equal to c, option c a is not equal to b is not equal to c, option d a is equals to a is not is equals to b is equals to c, ठीक है। ये भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, अब फिफ्थ, इसी पे बेस्ड फिफ्थ क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है ना कई बार, वो होता है आपका ऐसा, एक मिनट है, रुक जाओ, इसका क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है बनना ना उस तरीके से, तो ऐसे ही लिख देता हूं, प्रूव दैट डेल्टा बराबर होता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। प्रूफ कर दीजिए डेल्टा की वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। इन सबको लिख दो। इस डिटर्मिनेंट बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ना मैं सारे पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले पहले इस डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर लेता हूं, मतलब कि पैसे पहला पार्ट ही प्रूफ कर दो, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू आपको दे रखा ए बी सी, फिर आ रहा है बी सी ए, फिर आ रहा है सी ए बी, तो सी ए बी मैं इसको इस पैटर्न में याद रखता हूं। अगर ए से शुरुआत कर रहा है तो ए बी सी, बी से शुरुआत करो तो बी सी ए, और सी से शुरुआत कर रहा है तो सी ए बी, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, सी ए बी। अब सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर दो। अगर मैं फर्स्ट कॉलम में ऐड करता हूं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करो फर्स्ट कॉलम में, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करो फर्स्ट कॉलम में, ए प्लस बी प्लस सी, बी सी ए सी ए बी, ये है, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो। अब यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है तो तीनों को कॉमन ले लो, ठीक है। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन आया, यहां बन जाएगा 1 1 1 बी सी ए
सी ए बी, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 0 बना, सिंपली अगर हम इसको 0 0 बनाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी, देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रूव हो गया यहाँ से, ठीक है। नहीं भी हुआ तो मैं आपको अभी देखो, जब भी ये डेल्टा मान लो डिविडेंड है, डेल्टा डिविडेंड है, ये आपका क्या है, क्या ये आपका डिवाइजर हो गया, डिवाइजर को हम फैक्टर भी कहते हैं, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये डिटरमिनेंट आपका क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर तो आपका 0 आ रहा है इससे, ठीक है। तो इसका मतलब ये अब डेल्टा को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया कि हाँ a प्लस बी प्लस सी क्या है, फैक्टर है इसका। ओके, तो फिर भी इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि और भी पार्ट्स है ना हमारे। तो यहाँ पे हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 0 0 बनाओ, बहुत इजी है, 1 बी सी 0 सी माइनस बी ए माइनस सी, और 0 0 a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है, b माइनस सी, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना, कुछ भी नहीं, इस एक्सपेंड कर दो, खोल दो, a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अच्छा सी माइनस बी को ना मैं माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस सी लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है। तो मैं इसको देखो यहीं पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर, माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस सी, समझ जाना कि ये जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में। तो देखो सिंपली यहाँ पे आएगा 1, 1 के बाद ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई का तो माइनस ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में आ रहा माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर अपना वाला माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये, यानी कि ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है। फिर आएगा माइनस सी ए, फिर आएगा माइनस ए बी, और आएगा प्लस बी सी, प्लस बी सी। केयरफुली, यहाँ पे ना कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है कई बार, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, इस माइनस, दोनों माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ये आ जाएगा -1, और फर्दर ये, क्योंकि 1 का देखो 1 को किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, वही ब्रैकेट आता है, इस माइनस को बाहर निकाल के इधर लिख दो माइनस, यानी कि ये आ गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इस, ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस तो बाहर निकल चुका है, यहाँ बचा ब्रैकेट में बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बी माइनस सी का होल स्क्वायर बचा, माइनस बाहर निकल गया, तो ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है, माइनस। अब ये यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर निकल चुका है, जैसे ये माइनस बाहर निकला ये प्लस हो चुका है, ये भी प्लस हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस हो चुका है तो अंदर वाली टर्म्स को एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस बी सी, ऐसा हो जाएगा। अब आपको एक कमाल की बात बताता हूं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस बी सी आएगा, माइनस सी। तो यहां से आ गया आपका माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर आ जाएगा आपका ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये रिजल्ट ना मुझे इसका डायरेक्ट याद है, अगर आप याद कर सकते हो तो याद ही कर लो, क्योंकि इस पे बेस्ड अगर 4-5 क्वेश्चन बन ही रहे तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद करो, ठीक है, इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद करो, ओके, इस डेल्टा की वैल्यू को डायरेक्ट याद करो, ठीक। अब यहां से तो ये बन गया, अब सिंपली मैं बोलूं फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, डेल्टा इज द फैक्टर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट। क्यों? क्योंकि ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर तो 0 है, इसका मतलब रिमाइंडर जब 0 होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसको, इस ए प्लस बी प्लस सी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, यहां तक कि ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरा है a plus b plus c is are positive and unequal, the value of above determinant is negative positive but, ठीक है। अब देखो यहां से ना, इधर से इसको सॉल्व करने के लिए या फिर अगले पार्ट को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके यूज होते हैं, यहीं से चेंज होता है ये, ठीक है। यहां से सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा 2-3 लाइनें अलग तरीके से सॉल्व करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग, इसके लिए, इसके लिए अलग, ठीक है। तो देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं फिलहाल, फर्स्ट पार्ट इसको भी मिटा ही दो, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया ये कि हाँ भाई डेल्टा जो है इज अ फैक्टर ऑफ ये। फिर
देखो इसके ना कुछ फॉर्मूले भी आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको याद होगा ना, ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा है बिना माइनस के, ठीक है। अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसका फॉर्मूला 9th में आपने पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ऐसा आपने पढ़ा है। बस फर्क यह है कि यहाँ पे माइनस आ गया, फर्क यह है कि यहाँ पे माइनस आ गया और तो कुछ भी नहीं है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर, इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब जैसे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन, ये आपका छठा क्वेश्चन बन गया। 6th पार्ट में डाल दो इसको, ठीक है। 6th पार्ट में डाल दो कि डेल्टा को भी ये प्रूफ कर दीजिए कि डेल्टा इज इक्वल टू आपका होता है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये होता है, ठीक है। इसमें ये भी आपका 6th पार्ट में कि डेल्टा की वैल्यू ये प्रूफ कर दी है, जैसे डेल्टा में इसको प्रूफ करना है वैसे डेल्टा में इसको प्रूफ कर दीजिए, जो कि मैंने कर भी दिया यहां से सिंपली, ये 9th क्लास के फॉर्मूले से, ठीक। ये 6th पार्ट है, तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इस पे तभी मैं कह रहा हूँ बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैंने 5 ही लिखे, ये बुक में भी नहीं था, मैंने अभी दिमाग में देखा आज ये तो फॉर्मूला बन रहा है 9th का, तो ये भी आ सकता है पेपर में। अगर डेल्टा की वैल्यू ये है तो ऑप्शन दे देगा वो, एक ऑप्शन उसमें से ये देगा, 3 गलत दे देगा, तो ये टिक हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके यहां से पहुंचे, यहां तक पहुंचे, आपको पता नहीं है किसका फॉर्मूला है, नहीं कर पाओगे, हो गया यहीं पर खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये 6th वाला पार्ट मैंने अभी प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, इसको रिकॉर्डिंग में आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। एक चीज और है, अब यहां से हमें प्रूफ करना है कि ये बोल रहा है कि अगर एबीसी पॉजिटिव और अनइक्वल है तो इसकी वैल्यू डिटरमाइन कीजिए कि वैल्यू ऑफ इस डिटर्मिनेंट की नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी क्या होगी। अब मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू जो है ना, एक और वैल्यू होती है इसकी, वो मैं आपको, वैसे तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ सॉल्व भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी याद रखना। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, ये वाला, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये क्वेश्चन ना इसकी मदद करेगा सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, जब मुझे पता है इसकी वैल्यू ये होती है तो इस पे सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा तो हमें पता ही है ये आ रहा है, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, सिंस इस ब्रैकेट की वैल्यू ये है तो 1/2 को मैं आगे लिख देता हूं यहाँ माइनस, और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब यहां से पता है क्या होता है, कोई भी होल स्क्वायर ना नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, ये पूरा ब्रैकेट हमारा पॉजिटिव हो गया। ए प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी बोल रखा पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है -1/2, तो डेल्टा क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया, यानी कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। यहां से ये हो गया, ठीक, हाँ ये आ गया। अब आते हैं, ये वाला सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट हमारा ये सॉल्व हो गया। इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ये, देन वैल्यू ऑफ अबव डिटर्मिनेंट इज। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट बता देता हूँ, ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 0x², क्योंकि x² नहीं है तो मतलब वो 0 से साथ मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, प्लस bx प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए
10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इसके कितने रूट्स होते हैं, 3 रूट्स है, मान लेते हैं वो अल्फा बीटा और 3 रूट्स है। अच्छा, इसके 3 रूट्स तो एबीसी है, तो यहाँ पे लिख दो इसके 3 रूट्स क्या है, ए बी और सी है। तो आपने सम ऑफ रूट्स पढ़ा होगा, सम ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का सम क्या होता है, क्या होता है, इसको आपको याद होना चाहिए कि जब भी कोई क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे a1 मान लो b1, यहाँ पे c1x प्लस d1 इस फॉर्म में होती है, तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस b1 अपॉन a1, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। इसी तरीके से माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आएगा अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो ठीक है, सिंपली क्या हो जाएगा, इस डेल्टा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, खत्म। ठीक है, हमने क्या किया, हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाला। अब a प्लस बी प्लस सी की ही वैल्यू 0 है, 0 इंटू माइनस 1 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो मतलब डेल्टा की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 0 आ गई। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। अगला, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, ठीक है, ये तो थर्ड पार्ट तो हो गया, इसको मैं बता देता हूं, ठीक है। अब ठीक है, अब फोर्थ वाले में आते हैं। वो बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी को 0 0 नहीं मानना है, मतलब ये 0 नहीं है, एंड डेल्टा की वैल्यू 0 है। ठीक है, मतलब कि ये 0 है लेकिन ये 0 आपका नहीं है, तो बताओ कौन सी कंडीशन इस पे सेटिस्फाई करेगी। अब देखो, इसको देखो ध्यान से, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, डेल्टा की वैल्यू यहां के अनुसार क्या है, ठीक है। फोर्थ पार्ट के लिए मैं ये लिख रहा हूं, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस हाफ, वो लिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे है a माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरीके से, प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, इस तरीके से है। ठीक है, अब उसने बोल दिया डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो मैं इसको 0 रख दूंगा। तो अगर मैंने इसको 0 रखा यहाँ, तो हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, कॉमा करके a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट और अगला वाला ब्रैकेट, ये 0 हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मेरे को पहले ही पता है इसका आंसर क्या आएगा, c माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के साथ, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू क्वेश्चन में 0 दे रखी, तो ये तो नंबर तो खत्म हो गया। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट 0 है। ठीक है, ये ब्रैकेट 0 है, पर अगर ये ब्रैकेट 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा कोई भी होल स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है। ठीक है, तो आपका a माइनस बी होल स्क्वायर ना कभी भी -1 -2 इन सब के बराबर तो होगा नहीं, इसका मतलब ये अपनी नेगेटिव वैल्यू कभी भी अटेंड नहीं करेंगे। तो एक बार बताओ, अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0 है, इसका मतलब क्या 0 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, यानी कि ये 0 है, यानी कि ये 0 है। एक मिनट बैटरी देख लेता हूँ, अभी तो है, बैटरी है, रुक जाओ, हाँ अभी 16% बैटरी है, चलो चलने दो। अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 है, अब ये 0 है और ये नेगेटिव वैल्यू तो होगी। अब 0 आने के क्या क्या तरीका है, मैं -1 और +2 कर दूं तो भी 0 आ जाएगा, मैं -5 -2 और +7 कर दूं तो भी 0 आ जाएगा, लेकिन इसने मना किया है कि नेगेटिव नहीं हो सकता हमारा कोई भी ब्रैकेट। तो भाई क्या संभावना है 0 आने की, जब सारे के सारे 0 होंगे ना तभी 0 होगा, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तभी तो 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर 0, 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 तभी 0 आएगा। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि a माइनस बी, इसको 0 होना जरूरी है, तभी ये पॉसिबल है कि राइट हैंड साइड 0 आएगी। a माइनस बी का 0 होना जरूरी है, b माइनस सी का भी 0 होना जरूरी है, और c माइनस a का भी 0 होना जरूरी है। और क्योंकि a माइनस बी 0 है तो यहां से लिखेंगे a इक्वल टू बी, यहां से लिखेंगे b इक्वल टू सी, और इन दोनों को मिला के, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है, ये लिखेंगे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी तीनों के तीनों बराबर है। ठीक है,
तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। अगर ये दो कंडीशन आई तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाला ऑप्शन ही इसमें टिक होगा। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पार्ट हमारा सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम आखिरी पार्ट पर। ये क्या होता है भाई, अब बढ़ते हैं हम आखिरी पार्ट पर। ये कैसे प्रूफ करें। अब आपको एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी जो वैल्यू होती है, एक मिनट में मार्कर चलने बंद हो गए भाई सारे, क्या हो गया इसको। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, ठीक है, देखना, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से लिखो, ए प्लस बी प्लस सी। इंग्लिश के पहले तीन अल्फाबेट एबीसी होते हैं, तो उसको सम के रूप में मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इन तीन नंबरों को याद रख दो, वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो पहले वाले में वन वन को चिपकाओ, दूसरे वाले में ओमेगा को चिपकाओ, तीसरे वाले में ओमेगा स्क्वायर को चिपकाओ। ठीक है, और इसमें इसमें क्या करोगे, अगले वाले में एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, इन दोनों को चेंज कर दो आगे पीछे। वन आपका पहले वाले में रहेगा, इंटू वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू जो है वो ये होती है। और क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरे की वैल्यू ये होती है, तो इस वैल्यू को इस पे पुट कर दोगे, जैसे ही आप इस डेल्टा की वैल्यू पे पुट करोगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू यहां से आएगी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और इस पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, अब ए इंटू वन तो ए ही होगा, ए इंटू वन तो ए ही होगा, तो वो ये प्रूफ हो गया, है ना। तो यहां पे लिखेंगे इस पूरे की वैल्यू ये है, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, यहां आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, इसलिए ये भी अब प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको जानना है ये फॉर्मूले आए कहां से, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सीधा सीधा सब कुछ, आपको या तो डायरेक्ट याद करो आप, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके, अगर अगर उसकी डेरिवेशन करानी है कि ये जो है ये फॉर्मूला, ये इसके बराबर कैसे आया, प्रूफ करना है आपको, ये भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर डायरेक्ट याद रखोगे ना तो हेल्प आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म से ये वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट भी इसी तरीके से प्रूफ हो गया, अगर आप देख रहे हो। ठीक है अब देखो, बैटरी देख लेता हूँ कितनी बची। देखो बैटरी ना खत्म होने वाली है मेरे फोन की ना अब, तो मैं खत्म करता हूँ क्लास, टाइम काफी हो गया है, और बैटरी 10% है अब, 16 पे थी, मतलब मेरी 15% के बाद ना बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। तो इस क्लास को मैं ना यहीं पे खत्म कर रहा हूँ फिलहाल, कल करेंगे, आज के लिए इतना ही।